बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। सुबह 7 बजे के शो में आप सभी का स्वागत है। चाय की चुस्कियों के साथ सीखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कम समय में ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट। यही इसका उद्देश्य है इस शो का। तो चलिए देर किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस निर्णय के कारण शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 29A मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 29A में जोड़ा गया? ठीक है, तो इसमें पहला लिखा है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, दूसरा लिखा है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, तीसरा लिखा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ राज्य, चौथा लिखा है मिनर्वा मिल। तो भैया बताएं, मिनर्वा मिल केस सुना होगा आपने, बहुत लैंडमार्क जजमेंट। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसी केस में कहा। जुडिशियल रिव्यू का राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसी केस में कहा। मेनका गांधी केस, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। साथ ही साथ विदेश यात्रा का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये आया था 1993 में, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में होना चाहिए, यानी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और इससे शिक्षा के अधिकार को शामिल करने का रास्ता प्रशस्त हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक संविधान संशोधन आया जिसका नाम हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, और इसके द्वारा एक आर्टिकल ऐड किया गया, दैट्स योर आर्टिकल 29A। और आर्टिकल 29A में 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या दिया गया भैया? 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एज अ मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। लेकिन मेरे भाई, मात्र लिख देने से ये क्रियान्वित नहीं हो सकता। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनको धरातल पर लाने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। इसीलिए एक कानून बनाया गया, RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये लागू हुआ 2010 में, यानी शिक्षा का अधिकार पूर्णतः 2010 में लागू हुआ, कानून 2009 में बना, और संविधान में शामिल किया गया आर्टिकल 21A में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, सबसे बड़ा सेफगार्ड है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। देखिए, रिट आप जानते हैं कि रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश होता है। रिट जारी करने की शक्ति हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तब रिट जारी करती है जब मौलिक अधिकार का हनन हो, और हाई कोर्ट तब रिट जारी करती है जब मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों का भी हनन हो। यानी हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य अधिकारों के हनन के मामले में भी रिट जारी कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करेगी जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। ठीक है, रिट का क्या मतलब होता है ये हम लोग समझते हैं जरा सा। 5 प्रकार की रिट होती है, एक और इसमें जोड़ दो, और सारा एक साथ समझा दे रहा हूं मैं आपको। एक होती है को वारंटो, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। क्या मतलब होता है सबका? तो समझते हैं जरा सा इन रिट्स का क्या मतलब होता है। तो देखो, रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश है। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट जारी करने की, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को पावर है, यानी उच्च न्यायालय को पावर है रिट जारी करने की। क्लियर है? अब समझते हैं जरा। तो ये 5 प्रकार की रिट है, जिसमें सबसे पहले आपका इधर लिखा है मैंडेमस। तो मैंडेमस का मतलब होता है यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी, यदि कोई सरकारी कार्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, सरकारी कार्यालय अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं करता, तो उससे उसकी ड्यूटी फुलफिल कराने के लिए, याद दिलाने के लिए रिट जारी की जाती, कहा जाता है बी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक है, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, इलीगल डिटेन कर लिया गया है, तब ये रिट जारी की जाती है और कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो। प्रतिषेध उत्प्रेषण, हर न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। तो मेरे भाई, जो इन्फीरियर कोर्ट आपका होता है, जिसे आप कहते हैं लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, तो इन्फीरियर कोर्ट का भी तो अपना क्षेत्राधिकार होता है। अपने क्षेत्राधिकार, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाएंगे तो लीगल फॉल्ट करेंगे, विधिक गलती करेंगे। तो यदि कोई न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय, जुडिशियल, हाफ जुडिशियल बॉडी, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है, तो इसका मतलब वो लीगल फॉल्ट कर रहा है। और बाहर जा ही रहा है तब जो रिट जारी की जाती है वो है प्रोहिबिशन। लेकिन अगर बाहर जाके फैसला सुना दिया है, तब उस फैसले को क्योर करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो सर्च्योररी। ये चोट्टों के लिए है। कुछ चोट्टा लोग होते हैं, नकल करके पद हासिल कर लेते हैं, चोर है ना, उनके लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पद को हथिया लिया है जिसके लिए लीगली अथराइज नहीं है, विधिक रूप से अधिकृत नहीं है,
तब को वारंट जारी की जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को हासिल कर ले जिसके लिए वो विधिक रूप से अथराइज्ड नहीं है, उसके लिए जारी की जाएगी को वारंटो। इसमें कहा जाता है इसमें व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। ठीक है, इसका अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। इसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करो। इसका अर्थ होता है टू प्रोहिबिट, रोकना। इसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो। इसका अर्थ होता है बी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। और इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सेफगार्ड यही है। अवैध गिरफ्तारी से ये रोक रहा है, आर्टिकल 21 को ये एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ अनुच्छेद 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 30। 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। पहला, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, यानी संविधान केवल लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को मान्यता देता है। इसमें आपको बताने कि कौन सा सही है और ये इसका व्याख्या है या नहीं। तो पहली बात, आर्टिकल 30 यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 30 का पहला क्लॉज कह रहा है कि कोई भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। माइनॉरिटी वर्ड को कहीं स्थापित नहीं किया गया। यह एक मौलिक अधिकार है जो कि शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार से रिलेटेड है। आपका 29 और 30 का पहला क्लॉज ये है कि कोई भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, प्रशासित कर सकता है। माइनॉरिटी वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है, तो ये पहला सही हो जाएगा कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। दूसरा, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ठीक है, अब व्याख्या है नहीं, उसके लिए यहाँ क्योंकि लगा दो। तो संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता क्योंकि इन्हीं दोनों को मान्यता देता है, इसलिए परिभाषित नहीं करता नहीं। तो इसका मतलब सही व्याख्या नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये लिखा है कि सही व्याख्या है, जो कि गलत है। व्याख्या सही नहीं है क्योंकि ये इसका कारण नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। 10 मिनट के अंदर इतनी ढेर सारी बातें आप सीखते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि 12 अक्टूबर को जो आपका प्रीलिम के एग्जाम है उससे पहले आप बहुत सारी बातें सीख सकें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, आरंभ 11.0 फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बैच जिसमें सारी तैयारी आप करते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सब हमारे साथ जुड़ के तैयारी आप कर सकते हैं। प्री पास कर लीजिएगा, पैसा वापस हो जाएगा। जो भी पैसा आप देते हैं प्री पास करने के बाद हमारे यहाँ सब वापस हो जाता है। अभी दशहरा सप्ताह चल रहा है, दशहरे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, रावण जलाया जाता है, यानी निगेटिव एनर्जी जलाई जा रही है, निगेटिविटी जलाई जा रही है। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब भी अपने मन से नकारात्मकता को दूर करें, अपने मन के रावण को मारें और एक बेहतर इंसान बने, अच्छे मानव बने। जीवन में जितने लक्ष्य हों, लेकिन एक लक्ष्य ही जरूर होना चाहिए कि हम एक अच्छे मानव बने, हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई कष्ट या हानि ना हो। तो इस दशहरा यही संकल्प लीजिए। और इस दशहरा के अवसर पे हमारे यहाँ चल रहा है एक बेहतर ऑफर, जिसके तहत आप पूरी कंप्लीट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। गोल्ड 9,999 रुपये डिस्काउंट के बाद, प्लेटिनम 16,999 रुपये। कोड लगाना है BL लाइव, इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? गोल्ड में आपको क्लासेज मिलती हैं, ई नोट्स मिलती है, मैगजीन मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी होती है। प्लेटिनम में क्लासेज, ई नोट्स, मैगजीन, 4 साल की वैलिडिटी, ये तो है ही है। एक फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड पहले से रखा है वो मिलता है, प्रैक्टिस के लिए एक MCQ बैच मिलता है, एक प्री के लिए क्रैश कोर्स मिलता है, एक मींस का 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच मिलता है, अध्यापकों के द्वारा मेंटरशिप मिलती है। ये है गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस। ठीक है, कैसे परचेज करना है? चले जाओ गूगल पे, लिखो स्टडी IQ। गूगल पे यदि आप जाएंगे, गूगल पे जाके आपको लिखना है स्टडी IQ। ठीक है, देखो ये लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। गूगल पे गए आप, ठीक है, यहाँ स्टडी IQ लिख दिया, ये वेबसाइट खुल के आ गई है ना। अब ये वेबसाइट आपके समक्ष खुल के आई। अब इसमें आपको स्टेट PCS पे जाना है, उत्तर प्रदेश पे जाना है, सारे बैचेज आ गए। 22,999 लिखा है, कोड लगाएंगे VL लाइव, कम हो जाएगा। परचेज करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों। ठीक है, थैंक यू सो मच। और भाई ये मैं हूँ, मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। PDF के लिए
डाउट्स के लिए, किसी प्रकार की बातचीत के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।